बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 मार्च का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का। 3-4 अहम डेवलपमेंट्स पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है और वो ये है कि आप लोग पहले भी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो गया इमरान भाई के हवाले से। पहले जिस तरह से उन्हें एक के बाद एक केस में गिरफ़्तार किया गया था, बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक उनको ज़ेर हिरासत रखा गया, फिर दूसरी बार उनको अगवा किया गया, अब तीसरी बार वही सिलसिला शुरू हो गया है कि इमरान भाई को पहले एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया, जिसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं थी, कोई बेकादगी नहीं थी। इमरान रियाज खान साहब ने चैलेंज किया अदालत में खड़े होकर कि आएँ एंटी करप्शन हुकाम, डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्टा और जो उनके पीछे जितने लोग हैं, ये मरीम नवाज़, इनकी हुकूमत, कोई आके मुझसे बहस कर ले, मैं साबित करूँगा कि ये झूठे हैं, बददियानत हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन कोई इमरान भाई के सामने नहीं आया। फिर उनकी बेल नहीं होने दी जा रही थी। फिर मियां अली इशफाक साहब ने बड़ा वहाँ पे ज़बरदस्त दलाइल दिए, टफ़ टाइम दिया। उसके बाद बिलाखिर जज साहब की भी मेहरबानी कि उन्होंने एंटी करप्शन हुकाम को मजबूर किया रिकॉर्ड लाने पर, और उन्होंने इमरान भाई की जो है वो उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन साथ ही इमरान भाई को एक और केस में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, बहुत पुराने केस में, मतलब अब उनको याद आया है, साल 1.5 साल बाद उनको याद आया कि इमरान रियाज खान साहब को इस केस में जो है वो गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था। तो ये सूरत हाल है। तो वही सिलसिला शुरू हो गया। बाकी आप अपडेट्स देख रहे होंगे, जो इमरान भाई की मिसेज़ हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर, जो इमरान भाई के भाई हैं उस्मान रियाज खान साहब, उनके ट्विटर अकाउंट पर, अवैस ताहिर साहब के अकाउंट के ऊपर, उस्मान गुज्जर साहब के अकाउंट के ऊपर, शाकिर महमूद अवान साहब के अकाउंट के ऊपर, जो हमारे दोस्त लाहौर में मौजूद हैं, जो वहाँ से फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स पर आप देख रहे होंगे। लेकिन आपको इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ट्विटर पर आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए, बात कीजिए और एक्सपोज कीजिए। और इमरान भाई ने जिस तरह से ख़ुद ये गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक शहज़ादी आ गई हैं पंजाब में और उनकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन भी उनके घर का इदारा है और अब भी उन्हीं की मंशा के ऊपर, उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर इमरान भाई को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। देखिए, इन चीज़ों से कुछ नहीं बनना। मरीम नवाज़ साहिबा के पास मैंडेट जाली है, जो मर्ज़ी कर लें ये जाली ही रहेगा। जिस हुकूमत की पैदावार ही नाजायज़ हो, वो फिर कुछ भी करे वो जायज़ नहीं हो सकता। इस हुकूमत की पैदावार ही नाजायज़ है, इसका मैंडेट ही जाली है। ये फार्म 47 की हुकूमत है और फार्म 45 की हुकूमत जो है वो फार्म 45 का वज़ीर आला वैसे बोलता है जैसे जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो बोले हैं। और आप एक चीज़ देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से, KPK के हवाले से कहा जाता था कि PTI ख़त्म शुद, लेकिन देख लिया आपने कि PTI पहले से ज़्यादा सीटें लेकर और KPK में आ चुकी है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट करनी थी कि इमरान भाई के हवाले से ज़रूर बात करें। दूसरा जो बहुत अहम मामला है, वो कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होता है। तो नून लीग जो है वो बड़े बड़े दावे करती रही कि PTI के बहुत से लोग टूट चुके हैं, PTI के बहुत से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और बहुत कोशिशें की गई, लोगों को ख़रीदने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, लोगों को अगवा किया गया। मैं इफ़त सोमरो का जिक्र करना चाहूँगा कि उनसे मेरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के केसेस से जुमेरात वाले दिन। तो इफ़त सोमरो साहिबा आई हुई थी, जिनको अगवा किया गया था, उनको और उनके भाई को। तो इतनी उनकी तकलीफ़ दे कहानी है, इतनी उनकी तकलीफ़ दे कहानी है, इतनी तकलीफ़ दे कहानी है कि मतलब हम साफ़ी भी जो है वो, जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं ना कि वो कहा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो ऑपरेट कर करके, ज़ाहिर है उन्होंने, अब एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेट करता है, तो वो ये तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर मरीज़ को दुख और तकलीफ़ में देख के रोने लग जाए। तो इसी तरह से हमारा भी ये होता है कि हम जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो कई लोग बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, जब वो बयान कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो एक ख़बर होती है, हम उसको ख़बर के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन एक सहाफ़ी के तौर पे भी, एक रिपोर्टर के तौर पे भी इतनी चीज़ें इस मुल्क में देखने के बाद भी, रिपोर्ट करने के बाद भी मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ देता उनकी वो सारी बात सुनना, किस तरह से उनके भाई को उठाया गया। और ज़ाहिर है एक भाई जिसको 2 बार पहले हार्ट इशू हो चुका हो और उसका हार्ट इशू हो, तो एक बहन के लिए, और जिस बहन ने अपने भाई को अपने वालिद की डेथ के बाद जो है वो अपने भाई को जो है वो एक जो है वो बाप बन के पाला हो, जिस बहन ने, और उस बहन के लिए ज़ाहिर है भाई सब कुछ है। तो जब वो भाई को तकलीफ़ में देखेगी और कहा जाएगा कि तुम्हारे भाई के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उस बहन के पास क्या चारा था बजाय इसके अलावा जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। और सबसे ज़्यादा मतलब अफसोसनाक और शर्मनाक है जहांगीर तरीन साहब का किरदार, जिस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं की गई लोगों को तोड़ने के लिए, बाद में भी, इलेक्शन के बाद भी। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये है
कि खुफिया बैलेटिंग में भी ये बात साबित हो गई है कि इमरान खान के नाम पर जीत कर आने वाले इमरान खान के साथ डटे हुए हैं और ये इमरान खान की फतह है, नून लीग की नाकामी है कि नून लीग ने बड़ी कोशिश की कि नून लीग किसी तरह से लोगों को तोड़ ले। वसीम कादिर के अलावा एक भी कौमी असम्बली का रुकन लोटा नहीं बन सका। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पीटीआई के वोट इंटैक्ट हैं, एक भी पीटीआई का कौमी असम्बली का मेंबर लोटा नहीं बन सका। ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे खुद बड़ा इंतज़ार था कि ये जब खुफिया बैलेटिंग होगी तो इसमें हम देखेंगे इस खुफिया बैलेटिंग में क्या होता है, क्या अंदरूनी खाना कोई लोग गद्दारी करते हैं, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपते हैं, इमरान खान के नाम पर मैंडेट लेकर आके और किसी और को वोट डाल देते हैं। ये सारा कुछ देखना था। लेकिन ये बड़ा हैरान कुन है कि इमरान खान के साथ उनके अरकान असम्बली सिवाय वसीम कादिर के सब इंटैक्ट हैं। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ज़ाहिर है इसकी एक वजह तो यही है कि बहुत से लोग जो हैं इस बार अक्सरियत वो नज़रियाती लोगों की है। नज़रियाती लोगों को टिकट दिए गए हैं जो इमरान खान को नहीं छोड़कर जाने वाले। दूसरी वजह यह है कि अगर हम बात करें कि इनमें से कोई 5-7 अगर ये सोच भी रहे थे कि हम छोड़कर चले जाएं, तो उनको नज़र आ रहा है कि इस वक्त अवाम के जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं। जो भी पीटीआई छोड़कर पीटीआई के एमपीएस गए हैं 5-6, वो अभी तक अपने शहरों को वापस नहीं गए, वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं गए। उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर नहीं है उनके घरों में, यानी वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे कि लोग वो निकलेंगे बाहर, लोग लोटे लोटे के नारे लगाएंगे, लोग सवाल करेंगे, लोग अपने मैंडेट का जवाब लेंगे, लोग अपने मैंडेट का हिसाब लेंगे। तो वो और उनकी फैमिलीज़ गायब हैं। वो ज़ाहिर है वो जाती उम्र तो रह सकते हैं लेकिन वो अपने घरों में वापस नहीं जा सकते। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है, ना ये होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई कानून हाथ में ले और कोई किसी के साथ कोई गैर कानूनी हरकत करे। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग उनसे रोक के पूछेंगे कि जनाब लोटा साहब, आपने हमारे मैंडेट का सौदा कैसे किया है? आप होते कौन है हमारे वोट का सौदा करने वाले? आपने गद्दारी की है। लोटे लोटे के नारे लगेंगे। और फिर मरीम नवाज साहिबा ने खुद ये सबक दे रखा है, उनके खिताबात मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं कि लोटों की जगह बाथरूम है और इन लोटों का घिराव करो। तो मरीम नवाज साहिबा ने तो खैर तशद्दुद पर उकसाया था लोगों को कि लोग तशद्दुद करें, जो लोटा हो उस पर तशद्दुद करें। मरीम नवाज साहिबा ने उकसाया था लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने उसको वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान तक वो अमानत पहुँचे तो लोग उसको रोक कर सवाल तो कर सकते हैं। सवाल करना तो लोगों का हक है, सवाल तो करना चाहिए। लेकिन कानून किसी सूरत भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो वो जो लोटे हैं, 6 लोटे जो सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में गए हैं, वो अभी तक घरों में नहीं लौटे, वो अपने हलकों में नहीं गए। वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं कि हमें उठा के ले जाया गया, हमारे साथ ये हुआ वो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। वो क्योंकि ये वो लोग हैं, इनमें से 4 का तो बताया जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से कि कंफर्म कि करोड़ों रुपए उन्होंने लिए हैं बाहर के, उनको कोई वीज़े शीज़े भी मिले हैं, उनको बाहर कोई नेशनलिटी भी ऑफ़र की गई है कि अगर आप जो है वो कल को आपके लिए कोई सियासत करना मुमकिन नहीं रहता तो आपको कहीं की नेशनलिटी ले देंगे। कोई बाहर की करेंसी की भी बात चल रही है कि बाहर की करेंसी में इनको पैसे मिले हैं। तो ये लोटे किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर दबाव था तो चलें ठीक है, दबाव था ना, आप उधर गए तो आप उसके बाद फिर अब दे देना बयान। देखें, इफ़त सोमरो को अगवा किया गया तो अब वो बता रही हैं, उन्होंने उसके बाद बताया, उन्होंने वो बोली और वो आई हैं, वो अभी पीटीआई इमरान खान साहब के केसेस में आई हैं इज़हार यकजहती के लिए। तो इसलिए फिर वो बोलें, बताएं, रिज़ाइन कर दें, ये सीटें छोड़ दें कि जनाब मैं मजबूर था, मैं मजबूर होकर गया था, मैंने वो किया सारा कुछ, लेकिन मैं अब ये सीट से रिज़ाइन कर रहा हूँ। और रिज़ाइन इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैंडेट इमरान खान का था, मजबूरन मैं उधर चला गया था, अब मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, लोटे ऐसे नहीं कर रहे पंजाब असम्बली के जो लोटे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक लोटा है, वसीम कादिर के अलावा कोई लोटा नहीं बना। ये नून लीग की बहुत बड़ी शिकस्त है कि पूरे निज़ाम की सपोर्ट होने के बावजूद, अरबों रुपए की ऑफर्स करने के बावजूद, डराने के बावजूद, धमकाने के बावजूद, लोगों को उनके कारोबार तबाह करने की धमकियां देने के बावजूद, लोगों को उनके बच्चों की तस्वीरें भेजने के बावजूद, उनके मतलब जिस हद तक निचली सतह की कोई चीज़ आप कहें वो सब कुछ करने के बावजूद नून लीग जो है वो वसीम कादिर के अलावा किसी को लोटा बनाने में अब तक तो नाकाम नज़र आती है। गो के ये कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि एक अटैम्प्ट और होगी, अभी वो कैसे होगी, क्या होगी, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि अभी तक वो नाकाम हो गए हैं और ये बहुत बड़ा धचका है नून लीग को। बाकी नून लीग की आप आनिया जानियाँ देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के पास नून लीग वाले गए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने शिकवा किया है नून लीग से कि जब आपने पीपल्स पार्टी ने और MQM ने आपस में सारा कुछ बांट लिया है तो फिर आप एंड में आपको मैं याद आ गया हूँ, तो आपको पहले आना चाहिए था।
तो इसका मतलब यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी भी डील के चक्कर में, अभी भी वो जो उन्होंने बयान दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, उसकी शायद वजह ये थी कि वो उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी और उन्होंने उन बयानात के ज़रिए तवज्जो हासिल किया मौलाना साहब ने। और इससे पहले भी आप देख लें कि उनके लोग जब गए बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग से बात करने के, बलूचिस्तान असम्बली में हम हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, तो नून लीग वालों ने कहा कि आपने आने में बहुत देर कर दिया, बड़ी इंसल्ट की नून लीग वालों ने उनकी। तो आगे से उनके किसी मेंबर ने कहा कि हमने आपको पहचानने में देर कर दी, हमने आपके पास आने में नहीं देर की, बल्कि हमने आपको पहचानने में देर किया। लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं और अब बिलिंग डीलिंग हो रही है। और मौलाना साहब का बताया जा रहा है कि एक तो वो गवर्नर KPK मांग रहे हैं कि गवर्नर KPK हमें दिया जाए, दूसरा वो मांग रहे हैं शायद कहते हैं कि वहाँ स्पीकर जो है वो हमारा होना चाहिए बलूचिस्तान असम्बली में, वहाँ बलूचिस्तान असम्बली में हिस्सा मांग रहे हैं। और यहाँ पे भी वो वफाक में भी जो है वो वजारतें जो है वो मांग रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि देखें, इस चीज़ पे डिस्कशन होना ही इस बात का सबूत है कि मौलाना साहब जो बयानात दे रहे थे, वो बयानात वो बारगेनिंग के लिए दे रहे थे, वो बयानात वो दे रहे थे हिस्सा ज़्यादा हासिल करने के लिए। उसका तल्लुक़ ये नहीं था कि वो कोई असूल के ऊपर नहीं खड़े हुए थे, वो कोई नज़रिए के ऊपर कोई सोच उनकी वो नहीं थी जिसका वो बयान कर रहे थे। तो अंदर अंदरूनी खाना जो डिस्कशन हो रही है वो स्पीकरशिप के ऊपर, वजारतों के ऊपर और गवर्नरशिप के ऊपर हो रही है। और शिकवा ये नहीं है कि हमारे साथ धांधली हुई है। नून लीग के सामने शिकवा ये है कि जनाब एक तो हमें जो है वो बाकियों को अगर फॉर्म 47 के ज़रिए ज़्यादा सीटें दी गई हैं तो हमें भी ज़्यादा दी जाती। फॉर्म 45 पे तो मौलाना साहब की ये सीटें भी नहीं बनती थी जो उनको मिली हैं। तो दूसरा उनका अब यह है कि आपने सारा कुछ तो बांट लिया, हमारे लिए आपके पास बचा क्या है? तो इस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो इसमें खैर हो जाएगी। बाकी PTI भी मौलाना साहब के पास जा रही है। PTI को तो ज़ाहिर है वो एक ग्रैंड अलाइंस बनाना चाहते हैं कि जो धांधली की बात कर रहे हैं उनको एक पेज पर लाएँ। लेकिन मौलाना साहब लगता ही है कि जल्द वो हुकूमत में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी बहरहाल बड़ा मुश्किल होता है मौलाना साहब के लिए हुकूमत से बाहर रहना। ज़ाहिर है हुकूमत में जब आप होते हैं तो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं और सारी मराहत होती हैं, सरकारी घर होते हैं, चीज़ें होती हैं, वजारतें जब हों तो फिर आप भर्तियाँ आपके पास होती हैं, आप लोगों को भर्ती करवा सकते हैं, फिर बहुत बहुत कुछ होता है वजारतों में। और राना सनाउल्लाह ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जमात पर कि जब वो PDM हुकूमत का हिस्सा थे तो उनके वज़ीर जो थे उन्होंने हर दिन ऐसे हुकूमत किया है जैसे वो हुकूमत के आखिरी दिनों। और राना सनाउल्लाह साहब ने इल्ज़ाम लगाया मौलाना साहब की जमात के ऊपर कि उनके वज़रा ने बहुत ज़्यादा करप्शन किया। लेकिन आज वही जो करप्शन के इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो भी, और जिनके बारे में कहा जाए उन्होंने करप्शन किया, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ के और डील तय कर रहे थे कि हमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो कल यानी आज अब हफ्ते वाले दिन तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई है। अच्छा, जहाँ तक एहतजाज का मामला है इसके ऊपर भी इमरान खान साहब का और PTI की पार्टी का बड़ा हिस्सा, उनका मौक़िफ़ कुछ और है, बल्कि बड़ा हिस्सा नहीं, जो बाहर लोग मौजूद हैं उनके बड़े हिस्से का मौक़िफ़ कुछ और है। कुछ लोग जो है वो इमरान खान साहब की सोच के हामी हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को ऊपर ले जाना चाहिए, हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए। हम जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अदालतों पर दबाव बढ़ाएंगे, ट्रिब्यूनल्स पर दबाव बढ़ाएंगे, तो उतने जल्दी फैसले होंगे। अगर हमने ब्रीथिंग स्पेस दे दी तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और नॉर्मलाइज हो गई तो फिर जो है वो कुछ भी नहीं बनेगा, ना ही हमारा मैंडेट वापस आएगा। तो हमें ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो हाई रखना है। जबकि PTI के बहुत से लोग जो हैं जो बाहर हैं उनका ये ख्याल है कि देखें हम अब हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो नीचे लाना चाहिए, इदारों से इंगेज होना चाहिए, इदारों से बात करनी चाहिए, और हमें इदारों से बात करके स्पेस हासिल करनी चाहिए। हमें अब वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमने पहले की, और हम मज़ीद जो है लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं जेल में अगर हूँ तो आप लोग तो आप बाहर हैं, आपको क्या मसला है? मैं जेल में जब रहने के लिए तैयार हूँ तो आपको क्या मसला है? तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है PTI में। दो मुख्तलिफ आरा हैं। अब कौन सी सोच प्रिवेल करती है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो है वो इंगेजमेंट्स बहरहाल PTI के लोगों की बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अल्टीमेट फैसला इमरान खान साहब ने करना है, लेकिन बाहर जो लोग हैं अगर जो अहम ओहदों पर हैं, अगर वो उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब को इस टीम को जो है वो बदलना पड़ेगा। इस टीम को बदलेंगे तभी जो है वो काम जो है वो बनेगा। इसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ ने KPK में जो सूरत हाल है उसमें PTI ये प्लान कर रही है कि जो ROs हैं जो जिन्होंने धांधली की है, क्योंकि KPK में भी धांधली हुई है, बहुत सी सीटें PTI से छीनी गई हैं, उसके ऊपर दो आरा हैं। एक ये है कि उनके ऊपर, उन ROs के ऊपर
ये धांधली करने के हवाले से FIRs की जाएँ और FIR करके उनको गिरफ़्तार किया जाए और उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक सोच ये है। दूसरी यह है कि नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इस तरह से शायद अदालतों में भी मामलात ऊपर जाएंगे और ये बड़े जल्दी मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही रोक देना है कि इन ROs के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इनके ऊपर FIR नहीं हो सकती। तो फिर दूसरा यह है कि इनका पक्का काम किया जाए कि ये जो ROs जो PTI समझती है कि जिन्होंने धांधली की है जिन हलकों में, उनका ये ख्याल है कि ये ROs क्योंकि करप्ट हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये करप्ट थे, सरकारी ओहदों पर हैं, करप्ट थे, इसलिए ये कमज़ोर थे और इसलिए ये कंप्रोमाइज़ थे और इसलिए उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया धांधली के लिए। तो उसमें PTI का ये है कि ये जिन जिन ओहदों पर हैं उन ओहदों पे इन्होंने जो करप्शन की है उसके ऊपर जो है वो तहकीकात की जाए एंटी करप्शन के लिए, एंटी करप्शन के ज़रिए दीगर फोरम्स के ऊपर, और वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात करके और सबूत लेकर करप्शन के और इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पे जो है वो नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाए। अब ये किस हद तक होता है, कैसे होता है, नहीं होता, ये देखना होगा। लेकिन दबाव बहरहाल PTI के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि जो सूबा आ गया है हमारे पास, जो आज हलफ उठा लेंगे अली अमीन गंडापुर साहब, तो उसमें यह है कि जो सूबा हमारे पास आ गया है वहाँ पे कम अज़ कम हम इबरत का निशान बना दें सियासी अपना कानूनी तौर पर उन ब्यूरोक्रेट्स को जो धांधली के ज़िम्मेदारान हैं। और दूसरा जो FIRs वाला आपको पता ही है कि वो कह चुके हैं कि 1 हफ़्ते में FIRs वापस ली जाएँ, जहाँ पे 9 मई की गई, जहाँ पे सबूत नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होगा तो उन FIRs दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये है, अगर कोई झूठी FIR दर्ज करता है तो झूठी FIR दर्ज करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये सूरत हाल है। बाकी आखिर में दोबारा इमरान भाई के हवाले से बात करूँगा। अब उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। एक केस में उनको उनकी ज़मानत हुई है, दूसरे में उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। और बदकिस्मती से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसा डायरेक्शन दी हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कि एक के बाद एक केस में अगर गिरफ़्तारी हो रही है, 10 केसों में भी गिरफ़्तारी हो तो अदालतें नहीं रोक सकती। ये उन्होंने डायरेक्शंस दी थी, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी थी। ये वही जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं जिन्होंने आइन की किताब फेंकते हुए कहा था कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में कहाँ ले जाएंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।